जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। कल जहां तक हमने सवाल लगाए थे उसके आगे से चलते हैं। एक सवाल आपकी स्क्रीन पे है और जैसे सवाल अभी हम पिछली क्लास में हमने लगाए हैं उसी पैटर्न के कुछ और सवाल बचे हैं, इसीलिए हम कुछ एक से दो क्लासेस में कुछ सवाल और लगाएंगे। तो उन्हीं सवालों से मिलता जुलता उसी पैटर्न का एक सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इसको पढ़िए, समझिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। देखिए क्या है सवाल में कहा गया है। आसान आसान क्वेश्चंस हैं ये, बस क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़ा सा समझना जरूरी रहता है। सवाल में कहा गया दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमाप में 64 मीटर का अंतर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब क्या होगा? स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? एरिया। योग मतलब सम जानते हैं। परिमाप का मतलब क्या होगा? पेरीमीटर। ठीक है, बाकी सारी चीजें जानते हैं आप। दो स्क्वायर्स हैं, दो वर्ग हैं। ये मान लीजिए दो वर्ग हैं, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा छोटा है। उससे इन दोनों का एरिया, सवाल में कहा गया दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। दो स्क्वायर्स हैं, उनका एरिया कुछ ना कुछ होगा और उन एरियाज का जब सम करेंगे, उन क्षेत्रफलों को जब जोड़ेंगे तो वो जोड़ कितना है? 640। तो पहले स्क्वायर का एरिया हमने मान लिया A1 है और दूसरे स्क्वायर का एरिया हमने मान लिया A2 है। तो हमको सवाल में क्या दिया गया है? A1 प्लस A2 बराबर 640। रफली समझ लीजिए पहले एक बार सवाल को, फिर उसके बाद सॉल्व किया जाए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 दे रखा है, तो एक वर्ग का एरिया A1 मान लिया गया, दूसरा मतलब जो भी निकलेगा निकालेंगे हम, निकालने पर जो भी आएगा उसको A1 मान लेंगे। तो एक स्क्वायर का एरिया A1, दूसरे का A2 और दोनों का सम कितना? 640। A1 प्लस A2 बराबर 640 दे रखा है, इसको यूज करेंगे। दूसरी चीज क्या दे रखी है? कहा गया इनके परिमाप यानी कि पेरीमीटर्स को जोड़ेंगे। जब इनका परिमाप जो है, जोड़ेंगे नहीं, इनके परिमाप का अंतर मतलब डिफरेंस, इनका जो भी परिमाप होगा, इनका जो भी पेरीमीटर होगा, उसका डिफरेंस जो है, उसका अंतर जो है वो 64 दे रखा है आपको। तो परिमाप यानी कि P1 और P2 मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब ये सिंबल कुछ भी ले लीजिए, P1 P2। तो अगर एक का परिमाप P1 है, दूसरे का P2 है, तो P1 और P2 का डिफरेंस जो है, अंतर, ये डिफरेंस का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। ये माइनस का मतलब होता है पहले में से दूसरे को घटाना और डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। P1 P2 में से जो भी बड़ा होगा उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे। तो दोनों का अंतर यानी कि दोनों का डिफरेंस 64 दे रखा है। ये एक बात हो गई। तो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है, तो इन दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए हमको भुजाएं निकालनी है। बात समझ में आई? ये है सवाल आपका। दो वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग दिया है और परिमापों का अंतर दे रखा है, भुजाएं आपको निकालनी है। तो देखें कैसे क्या किया जाए, इसको हटाया जाए और शुरू किया जाए अपना सोल्यूशन। हम क्या करें, देखिए थोड़ा सा बेसिक्स यही से समझ लीजिए। हम क्या करें, दो वर्ग हैं तो दोनों वर्गों की अलग अलग भुजाएं मान लें हम। एक वर्ग की भुजा आप x मान लीजिए और एक वर्ग की भुजा आप क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। एक वर्ग की भुजा x मान लीजिए, दूसरे वर्ग की भुजा y मान लीजिए। जब आपको वर्ग की भुजा आपने मान ली तो आप भुजा यानी साइड के टर्म्स में ही, भुजा के पदों में ही आप क्षेत्रफल निकालेंगे और परिमाप निकालेंगे। ऐसे इसकी भुजा y है तो y के पदों में आप क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। फिर क्षेत्रफल वाली ये कंडीशन है, इसको यूज कर लेंगे। परिमाप वाली ये कंडीशन है, इसको यूज कर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे। जिस तरफ सवाल जाएगा उस तरफ को उसको सॉल्व करेंगे। फिर देखिए क्या आएगा। आइए शुरू किया जाए सवाल। दो वर्ग हैं तो भुजाएं मान लीजिए। पहले माना, वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा y है। ठीक, दो स्क्वायर्स हैं, एक वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा y है। तो क्या लिखेंगे? अच्छा, फॉर्मूला लिखिए। क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का
क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। इसलिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है क्षेत्रफलों का योग 640 वर्ग मीटर है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है क्षेत्रफलों का योग कितना है? 640 वर्ग मीटर। ये है सम ऑफ एरियाज। कितना है? 640। सम ऑफ एरियाज, क्षेत्रफलों का योग। इस बात का मतलब क्या है? दो वर्ग हैं तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों को निकालिए और उनको जोड़ दीजिए। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग की भुजा कितनी है? x, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर। दूसरे वर्ग की भुजा है y, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। और क्षेत्रफलों का योग करना है यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर को जोड़ दीजिए। इज इक्वल टू में कितना रहेगा? 640। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्षेत्रफलों का योग यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 640 के बराबर है। ये सवाल कह रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। दूसरी बात यूज कर लीजिए। दूसरी कंडीशन जो है वो परिमाप पे दे रखी है यानी पेरीमीटर पे दे रखी है। तो परिमाप का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्योंकि वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणे भुजा। फिर आप लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल क्या कह रहा है? परिमाप का अंतर परिमाप का अंतर कितना दे रखा है? 64। परिमापों का अंतर 64 दे रखा है। अच्छा, परिमापों के अंतर का मतलब पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप। पहले वर्ग की भुजा कितनी है? x, तो पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4 × x। दूसरे वर्ग की भुजा है y, तो दूसरे वर्ग का परिमाप 4 × y। दोनों का अंतर मतलब माइनस बराबर 64। 4 कॉमन मिलेगा, 64 को कैंसिल कर देगा। x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? ये 16 चक्कू 16 बार कट जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। y उधर जाएगा, 16 इधर आएगा। x माइनस 16, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से y की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए आप। ठीक, लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर x स्क्वायर बना रहेगा। y की जगह आप रखेंगे x माइनस 16 इज इक्वल टू 640। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको साफ करिए इधर से। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 होता है शायद, करके देख लीजिए। 16 ठीक, 256 माइनस 16 दूनी 32 इज इक्वल टू 640। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 32x, 640 इधर आ जाएगा। तो 256, 640 में से 256 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का बचेगा 10 में से 6 चला गया 4, 3 बचा, 13 में से 5 चला गया 8 5 13, फिर यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 चला गया 3 बराबर 0। 4 और 6 10,
8 5 13, 13 1 14 का 4, 3 2 5 1 6। ठीक, 2 कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस ये हो जाएगा 2 कम 2 बचा 1, 2 9 18। ठीक, बचाए 2 दूनी 4। 192 के ऐसे फैक्टर्स करिए आप, 192 के ऐसे फैक्टर्स करिए कि माइनस करने पर 16 आए। आप लिख के कर लीजिए 192 2, ये कितना हो जाएगा? 2 9 18, 1 बचा 2 6 12, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 24 या 2 12, 2 6 2 3। इन फैक्टर्स को ऐसा इकट्ठा करिए, ऐसे पेयर बना, ऐसा एक पेयर बनाइए जिनको माइनस करने पर 16 आए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 और 8। 24 में से 8 चला जाएगा, 16 आएगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24, इसका और इसका गुणा करिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24 और 2 दूनी 4 दूनी 8। 24 और 8 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 24 8 को गुणा करेंगे तो 192 आएगा। ये 24 और 8 फैक्टर्स हो गए इसके। ये हो जाएगा 24 माइनस 8 x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 24 प्लस 8 कॉमन लेंगे, x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x माइनस 24 ये रहा और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक एक को 0 कर लीजिए। अगर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू माइनस 8 आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी अग्राह्य है। क्यों अग्राह्य है? क्योंकि x जो है वो किसी वर्ग की भुजा है, किसी स्क्वायर की एक साइड है, और साइड यानी कि भुजा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे -8 यानी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये -8 आप ले नहीं सकते हैं, ये आंसर नहीं हो सकता है। इसलिए दूसरा वाला ब्रैकेट आप 0 करेंगे। दूसरा वाला ब्रैकेट 0 कर लीजिए। यदि x माइनस 24 बराबर 0 तो x बराबर 24 implies that y बराबर कितना था? x माइनस 16, यानी y बराबर कितना हो गया? 24 माइनस 16, यानी y बराबर हो गया 8। अतः वर्गों की भुजाएं क्या हो जाएंगी? 16 मीटर तथा 8 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। बढ़िया सवाल हैं सब, आसान भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है।
अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। देखिए क्या है, एक सबसे पहले निकालना क्या है, दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। तो वर्तमान आयु मान लीजिए, माना पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार सबसे पहले हम शर्त अप्लाई करेंगे। क्या कहा गया, वर्तमान आयु तो हमने x और y मान ली। अब शर्त कब की दे रखी है, शर्त देखिए कब की दे रखी है, 1 वर्ष पहले की। आज की डेट में पिता और पुत्र की आयु x और y है, बात की जा रही है 1 साल पहले की। तो सबसे पहले जिस समय की बात की जा रही वो समय हम लिख लें। आज अगर पिता की आयु x वर्ष है तो 1 साल पहले की जो भी कंडीशन जो दे रखी है वो बाद में देखेंगे, पहले कब की कंडीशन दे रखी है इस बात पे बात कर ली जाए। 1 साल पहले की बात की गई, तो 1 साल पहले पिता की आयु क्या रही होगी, होगा ऐसा कि नहीं होगा। वर्तमान में उसकी आयु x वर्ष है, तो 1 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी, x-1 होगी। इसी तरीके से वर्तमान में पुत्र की आयु y वर्ष है, तो 1 साल पहले पुत्र की आयु कितनी होगी, y-1 होगी। 1 साल पहले दोनों की अलग अलग आयु हमको पता चल गई, पिता की ये है पुत्र की ये है। अब इन 1 साल पहले दोनों की जो भी आयु है उन दोनों आयु में संबंध क्या है वो आगे कहा गया है। 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी है। 1 साल पहले व्यक्ति जो है, नहीं पिता जो है, 1 साल पहले पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 8 गुनी है। पुत्र की आयु का 8 गुना पिता की आयु है, यानी पुत्र की आयु जो है अगर उसका आप 8 गुना करें तो आपको पिता की आयु मिल जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। पुत्र की आयु का 8 गुना अगर आप करेंगे तो आपको पिता की आयु मिल जाएगी। बात यहां तक समझ में आई। यहां पर क्या होगा, x-1 इज इक्वल टू 8y माइनस 8। x की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। जो देखिए x या y, जरूरी नहीं कि आप हमेशा y की वैल्यू निकालें x के पदों में फिर वो वहां रखें, x में द्विघात समीकरण निकालें। आप द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे x में बनाए चाहे y में बनाए, किसी भी एक वेरिएबल में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो आप ध्यान ये रखा करिए, और x में बनाएंगे तब भी आंसर वही मिलेगा, y में बनाएंगे तब भी आंसर वही मिलेगा, सेम मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान ये रखा करिए, जिस इक्वेशन से आपको x या y की वैल्यू निकालनी हो उस इक्वेशन से जिसकी वैल्यू आसान मिले आपको, अगर x की वैल्यू आसान मिल रही है तो आप x की वैल्यू निकालकर दूसरी वाली इक्वेशन में रखिएगा, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। अगर y की वैल्यू आसान मिल रही है तो y का मान निकाल के रखिए। तो x की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो सीधी सीधी मिल जाएगी 8y, और -1 उधर जाएगा तो -7 बचेगा, -8 + 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी शर्त अप्लाई कर दीजिए पुनः। अब क्या कहा गया है, उसकी आयु का मतलब क्या है, पुनः प्रश्नानुसार पहले लिख लीजिए। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अब उसकी आयु का मतलब है अब वर्तमान में जो भी उसकी आयु है उसकी कंडीशन दे रखी है। तो वर्तमान में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। वर्तमान में पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन कह रही है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, वर्ग के बराबर है। ठीक, यानी x इक्वल टू कितना है? वाई स्क्वायर। x का मान समीकरण 1 से यहां रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है? 8y माइनस 7 और बराबर कितना है? वाई स्क्वायर। ये सारे टर्म उधर ले जाइए। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। 7 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 8 है। वाई स्क्वायर माइनस 7 एकम 7, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 7 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका y माइनस 7 और ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। यदि y माइनस 7 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 7 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना है समीकरण 2 से? x इक्वल टू कितना है? वाई स्क्वायर, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर बराबर 49। अतः पिता की आयु जो है वो कितनी है? 49 और पुत्र की आयु जो है वो कितनी है? 7। दूसरा वाला ये वाला जो ब्रैकेट है ये नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अगर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, देख लीजिए आप, अगर y माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा? 1। और y बराबर 1 का मतलब है पुत्र की आयु 1 वर्ष। और अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष होगी तो फिर 1 साल, ये वर्तमान आयु अगर 1 वर्ष हो जाएगी तो जब 1 साल पहले की कंडीशन लगाएंगे तो पहले की कंडीशन में ये जो है फिट ही नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ही 1 साल पहले की कंडीशन में जाएंगे तो पुत्र की आयु तो 0 हो जाएगी, और जब 0 हो जाएगी तो इसका मतलब पुत्र है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो जाएगी। इसलिए y माइनस 1 इक्वल टू 0 वाले जो कंडीशन है वो अग्राह्य है, वो नहीं ली जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसको लिख लीजिए, फिर अगला सवाल लगाते हैं। चलिए नोट करिएगा, आप वीडियो को रोक करके नोट करिएगा। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं दे रखी हैं आपको। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3x + 1 तथा 2x - 1 सेंटीमीटर हैं।
यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर हो तो क्या करिए आप, त्रिभुज की भुजाएं बताइए। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए। देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात की गई, तो एक समकोण त्रिभुज इधर रफली बना लीजिए। थोड़ा सा ऐसे आप मतलब रफ वर्क नहीं, आप फेयर भी बना सकते हैं। जब आप सवाल लगाएं तो आप फेयर बना लें, इसको सॉल्यूशन में आप इसको इंडिकेट करें, इसको बनाएं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हमने मान लिया। सवाल में कहा गया एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। समकोण बनाने वाली भुजाएं का मतलब क्या है? वो दो साइड्स जिनके बीच का एंगल राइट एंगल हो 90 डिग्री हो, जिनके बीच का कोण 90 डिग्री का हो, ऐसी दो भुजाएं जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, यानी कि समकोण बनाती हैं, उनकी लंबाइयां दे रखी है। तो समकोण कौन कौन सी भुजाएं बना रही है? ए बी और बी सी, यानी ये आधार, ये लंब, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में किसी को भी मतलब किसी को बेस, चाहे आप ये मान लीजिए परपेंडिकुलर ये मान लीजिए, चाहे इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मान लीजिए, मतलब किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान सकते हैं, इन दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आपने एक मान लिया 3x + 1 और एक मान लिया 2x - 1। समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां दे रखी हैं और साथ में इसका एरिया दे रखा है। एरिया कितना दिया है? 30। तो आपको भुजाएं निकालनी है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कई फार्मूले पढ़े होंगे, उसमें से एक फार्मूला ये भी पढ़ा होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र आपने, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो बस यही वाला फार्मूला लगा देंगे यहां पर, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी में थोड़ी कहानी लिख लेते हैं। वो ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर 3x + 1 और बराबर ये क्या है? आधार। BC बराबर 2x - 1, ये क्या है? ये है लंब। और या इसको क्या कहेंगे? जो लंब है वही त्रिभुज की ऊंचाई होगी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 30 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बराबर कितना है? 30 के। तो 1/2 उधर चला जाएगा, या लिखा रहने नहीं, लिखा रहने आधार की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 3x + 1। ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे? 2x - 1 और इक्वल टू 30 दूना 60 हो गया। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 3x + 3 और 2x - 1, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x² माइनस का 3x प्लस का 6x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 60।
6x² ऐसे ही रहेगा, ये बचेगा आपका प्लस का 3x और ये इधर आएगा माइनस का 63 बराबर 0। 3 कॉमन मिल जाएगा, 2x² बचेगा प्लस x बचेगा माइनस 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 बराबर 0। फैक्टर्स कर लीजिए। 21 दूना 42, 42 के ऐसे फैक्टर्स की माइनस करने पे 1 है, 7 और 6, 7 छंग 42। 2x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 21 बराबर 0। इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिखिए। माइनस 6x इधर लिख लीजिए, प्लस का 7x उधर लिख लीजिए, माइनस 21 बराबर 0। 2x कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 3 बचेगा, 7 कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। x माइनस 3 और 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक एक को 0 के लिए देखिए, इस वाले ब्रैकेट को 0 लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 2x प्लस 7 को जब 0 लेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और त्रिभुज की भुजा है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसको छोड़ दीजिए, केवल इसको 0 लेंगे। ये हो जाएगा आपका, लिखना चाहे लिख लीजिए एक बार। यदि 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 7/2, और ये क्या है, क्योंकि निगेटिव है इसलिए अग्राह्य है, इसलिए दूसरा वाला लेंगे। यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब x बराबर कितना, 3। अतः इसलिए त्रिभुज का जो आधार है वो कितना होगा, आधार था आपका 3x प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, 3x का मतलब 3 प्लस 1, 3 1 4 3 12। त्रिभुज का जो लंब होगा वो था आपका 2x माइनस 1, यानी 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 5, 3 दूनी 6 माइनस 1 5। कर्ण, आपको सारी भुजाएं निकालनी है, तो कर्ण होगा, पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तीसरी भुजा कर्ण भी आपको निकालनी है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर। 25 प्लस 144 169 13। एक बार में आंसर लिख दीजिए। अतः भुजाएं कितनी हो जाएंगी, सबसे छोटी 5, उससे बड़ी 12 और उससे बड़ी 13। ये आपकी हो गई तीनों भुजाएं। आया समझ में, इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, एक और सवाल लगा लिया जाए, फिर क्लास को खत्म किया जाए। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद क्लास को बंद करेंगे, फिर अगली क्लास में देखेंगे। सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है।
तथा अन्य भुजाओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं की माप बताइए। तो क्या करना है, वही जिनका अंतर 7 है उनकी माप बताइए, अन्य भुजाएं। ठीक, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा सोचें। कहा गया एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है। तो क्या करें, अन्य दो भुजाएं मान लीजिए आप। नहीं, सबसे पहले क्या दिया है, दिया है त्रिभुज का कर्ण बराबर 17 सेंटीमीटर। नहीं, पहले आप अन्य दो भुजाएं मानिए। माना अन्य दो भुजाएं x तथा y हैं। क्या दे रखा है, प्रश्न क्या कह रहा है, अन्य दोनों भुजाओं का अंतर 7 है। दोनों भुजाएं अगर x और y हैं तो x और y का अंतर कितना है, 7। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y उधर जाएगा, 7 इधर आएगा, x - 7 समीकरण नंबर 1। ठीक, दोनों भुजाओं का अंतर दिया था तो हमने दोनों भुजाएं x और y मान ली, तो x और y का अंतर 7 है। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो x - 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद कर्ण कितना दिया है, दिया है, लिख लें, दिया है कर्ण बराबर कितना दे रखा है, 17। समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी जानते हैं आप। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। लंब और आधार का मतलब क्या है, अन्य दो भुजाएं। कर्ण के अलावा जो दो भुजाएं होती हैं वही तो लंब और आधार होते हैं, और अन्य दो भुजाएं आपने क्या मानी है, x और y। तो यानी लंब आपका x हो गया, आधार आपका y हो गया, और कर्ण आपका कितना दिया है, 17। तो 17 स्क्वायर बराबर लंब का मतलब x स्क्वायर और आधार का मतलब y स्क्वायर। x स्क्वायर बना रहा, y स्क्वायर, y की वैल्यू रख दीजिए x - 7, और बराबर में 17 का स्क्वायर 289। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 289। 2x स्क्वायर माइनस 14x और 289 इधर आएगा माइनस का, उसमें से 49 चला जाएगा तो 240 बचेगा। दो कॉमन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120। 120 के ऐसे गुणनखंड की माइनस करने पर 7 आए। 15 अट्ठे 120, 15 और 8, 15 अट्ठे 120, 15 में से 8 गया 7। 15 माइनस 8 x माइनस 120। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 15x माइनस माइनस प्लस का 8x माइनस का 120 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 15 हो जाएगा। 8 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 15 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 15 एक ब्रैकेट में आ गया, x प्लस 8 एक ब्रैकेट में आ गया, इक्वल टू 0। एक एक को 0 लीजिए,
यदि x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -8, ये लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? ये ग्राह्य हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू -8 नेगेटिव, और त्रिभुज की भुजा किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड नेगेटिव हो नहीं सकती है, इसलिए -8 जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल है, ग्राह्य। दूसरा ले लीजिए आप, यदि x - 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। हमको क्या निकालना? अन्य दो भुजाएं निकालनी। तो अन्य दो भुजाएं x और y थी, x आपको मिल गया, x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, y मिल जाएगा। समीकरण 1 से y इक्वल टू x - 7 है, तो y इक्वल टू 15 - 7 यानी y इक्वल टू 8। ठीक, पहली भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो इस सवाल को लिख लीजिए, और इसके जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। एक क्लास शायद आपकी और होगी, इसकी एक होगी या 1 से 2 क्लासेस हो सकती हैं, मैक्सिमम 2 हो सकता है। अगली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, या अगर अगली में नहीं होगा तो उसके मतलब दूसरी क्लास में खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 2 क्लास बची हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करेंगे, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ऐसे आज जितने सवाल लगाए गए हैं, ऐसे सवाल आप अपनी किताब से ढूंढ के लगाइए, और बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।